हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिविल डिज़ाइन। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट चैनल फॉर सिविल इंजीनियर। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले बार बेंडिंग शेड्यूल के जो भी इम्पोर्टेंट टर्म्स है, इम्पोर्टेंट चीज़ें, वो आज हम डिटेल में देखने वाले हैं। इसमें जो भी शेप ऑफ बार्स होते हैं, कटिंग लेंस होते हैं, उसमें जो भी बार बेंडिंग शेड्यूल के जो भी टेबल्स होते हैं, वो आपको एज अ साइट इंजीनियर कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है एज अ साइट इंजीनियर, उसके थंब रूल्स देखेंगे गाइज। ओके, जो उसकी कटिंग लेंथ निकालेंगे गाइज, एक्चुअल में कैसी होती है गाइज, ओवरलैप कैसा होता है। उसके बाद स्टीरअप्स के जो भी कंसेप्ट है, उसके बाद जो भी आप हमारे जो भी कॉम्प्रेशन टेंशन जोन है, उसके बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे गाइज। टॉप एंकर बार, बॉटम एंकर, स्लैब के लिए आपके जो भी मेन बार होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील होते हैं, इसके बारे में पूरे डिटेल में देखेंगे गाइज, वन बाय वन। तो वीडियो को कंटिन्यू देखना गाइज, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सीखने के लिए मिल जाएगी गाइज, और कुछ एग्जांपल देंगे एक्चुअल में आप क्वांटिटी कैसे निकाल सकते हो गाइज। और एंडिंग में देखेंगे गाइज जो कि हमारे सीमेंट सैंड और एग्रीगेट की उसकी क्वांटिटी हम कैसे निकालते हो, प्लास्टर में, ब्रिक वर्क में, हमारे एक्सकवेशन के लिए ब्रिक वर्क में आपके जो भी मोटर रेशियो उसके हिसाब से, रेनफोर्समेंट के कुछ थंब रूल्स है, स्लैब के लिए, फाउंडेशन कॉलम के लिए, उसके थंब रूल्स हम डिस्कस करेंगे गाइज। तो वीडियो को एंडिंग तक देखना गाइज, बहुत लंबा वीडियो मगर बहुत कुछ सीखने के लिए मिल जाएगा आपको। ओके, तो एंडिंग तक देखना वीडियो। तो फ्रेंड्स, पहले वन बाय वन देखते हैं हमारे शेड्यूल ऑफ बार के बारे में। उसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती है, आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हो आप, शेड्यूल ऑफ बार में आपको फर्स्ट तो आपको कैलकुलेशन ऑफ स्टील आना चाहिए। ओके, जो होता है हमारा क्वांटिटी ऑफ स्टील होता है 0.7 to 1% ऑफ 1% ऑफ क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट। जो भी आपको अप्रोक्सीमेट थंब रूल्स रहते हैं आप साइड पे, वो होता है गाइस। स्टील की डेंसिटी में पता है आपको 7850 kg पर मीटर क्यूब। 1 टन में आता है हमारा 1000 kg, 1 क्विंटल में आता है 100 kg। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए जो कि इम्पोर्टेंट होती है, बेसिक है गाइस, ये तो आपको आता ही होगा। ये तो हुआ हमारा लिंटर और स्लैब के लिए गाइस। अगर बीम्स के लिए देखा जाए तो हमारा क्वांटिटी ऑफ स्टील होती है 1 to 2%, कॉलम के लिए 1 to 5%, फाउंडेशन और फुटिंग के लिए। तो फाउंडेशन और फुटिंग के लिए जो हमारा स्टील यूज़ होता है गाइस, अप्रॉक्सीमेटली वो 0.5 to 8% होता है, 0.5 to 0.8%। उसके बाद आपको स्लैब कवर होता है 40 to 50 सेंटीमीटर, टॉप एंड बॉटम। ओके, कवर एक मेन चीज़ है गाइस, जो कि आपको इम्पोर्टेंट चीज़ है एज ए साइट इंजन, आपको पता होनी चाहिए कवर क्या होता है, कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पर इंक्लूडेड होती है। जब आप निकालते हो टोटल लेंथ, तो उसमें से कवर होता है या नहीं है, स्केच ऑफ बार कौन से होते हैं, शेप ऑफ बार आपको कौन कौन सी लेनी चाहिए, उसमें कौन सी लैपिंग लेंथ ऐड करनी चाहिए आपको। तो आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं गाइज, तो वीडियो को स्किप मत करना। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सीखने के लिए मिल जाएगी गाइज। तो यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ स्टील के लिए आपको जो भी थंब रूल्स है फॉर लिंटेल और स्लैब के लिए आपको जो भी 0.7 to 1%, बीम के लिए 1 to 2%, कॉलम के लिए 1 to 5% स्टील होता है फॉर मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट। ओके, पर मीटर क्यूब के लिए गाइस। ओके, फाउंडेशन के लिए आपको 0.5 to 8%। तो आपको ज़्यादा स्टील कहाँ पर यूज़ हो रहा है, ज़्यादा स्टील आपको कॉलम में लगता है गाइस, उसके बाद बीम में, उसके बाद स्लैब में, और उसके एंडिंग में आपको फाउंडेशन में, फुटिंग्स में। फुटिंग्स से कम लगता है, उसके बाद आपको स्लैब में, उसके बाद बीम और कॉलम में आपको सबसे ज़्यादा स्टील लगता है गाइस, एज़ कम्पेयर टू कंपैरिजन किया तो। अगर इसका लैपिंग लेंथ या फिर आपको कटिंग लेंथ निकालना है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो भी टेबल्स है वो डिस्कस करने वाले हम डिटेल में। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जहाँ पर हम जो भी हमारे शेप्स होते हैं एक बार के, जैसे स्ट्रेट बार, वन साइड बेंट अप बार, उसमें जो भी आपको लेंथ ऑफ हुक यानी कि आपको टोटल लेंथ ऑफ बार मिल जाएगी उसके ऊपर। उसके बाद ओवरलैप बार बेंट अप बोथ साइड। इसके पहले भी हमने जो भी
डिटेलिंग देखी थी हमारे रेनफोर्समेंट के बारे में, बीम, कॉलम, फाउंडेशन के शेड्यूल के ड्राइंग देखे थे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए गाइस। पूरी क्वांटिटी शेड्यूल वो हमने वहाँ पर डिस्कस किए गाइस, जो कि कैंटिलीवर में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, कैंटिलीवर एट टॉप कौन सी चीज़ें होती है, लैपिंग में L/4 क्यों दिया जाता है। उसके बाद जो भी हमारे यहाँ पर जो भी लेंथ होती है कैंटिलीवर बीम में, टॉप में ज़्यादा स्टील ट्यूब प्रोवाइड करते हैं, कॉम्प्रेशन साइड क्या होती है, टेंशन साइड क्या होती है, वो हम सब डिस्कस किए गाइस। उसके बाद डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है, एंकरेज बार क्या होता है। उसके बाद एक्सटर्नल जॉइंट में आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, स्टीरअप में स्पेसिंग कहाँ पर ज़्यादा होनी चाहिए, सपोर्ट के पास हमारी स्पेसिंग कम होती है कॉलम के। उसके बाद मिडल में हमारी स्पेसिंग ज़्यादा होती है स्टीरअप के लिए, वो जो स्पेसिंग होती है वो भी हमने डिटेल में वहाँ पर देखी थी गाइज। आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखे तो एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर हमने डिस्कस किए थे, एक्स्ट्रा राइट सपोर्ट, एक्स्ट्रा लेफ्ट सपोर्ट, टॉप रेनफोर्समेंट, बॉटम रेनफोर्समेंट, L/2, जो भी हमारा L/3 का दोनों तरफ से सपोर्ट होता है, उसमें जो भी कॉम्प्रेशन स्टील होता है, टेंसाइल स्टील होता है, वो आपको नॉलेज होना चाहिए सब गाइज। ओके, तो आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइज, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो हमारे वीडियो के तरफ बढ़ते, जो कि हमारे शेप ऑफ बार होते हैं, यहाँ पर आपको अगर कटिंग लेंथ निकालनी हो तो किसी भी शेप ऑफ बार की स्ट्रेट बार निकालना हो, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि यहाँ पर देख सकते हो आप स्ट्रेट बार, जो कि आपको ये सारी कटिंग लेंथ निकालनी हो, या फिर यहाँ पर आपको पूरी बीम की कटिंग लेंथ निकालनी हो, इसका जो भी आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको अगर हुक की लेंथ निकालनी हो पहले तो यहाँ पर AD यानी QD, यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है आपको, जो भी 90 होती है यहाँ पर 90 या 10D दोनों तरफ से ऐड किया तो डायमीटर D यानी कि डायमीटर ऑफ बार होता है 18D, 90 ऐड किया, L+18D हो गया वो। ओके, उसके बाद बेंट अप बार के लिए एक कंडीशन है गाइस, 45 डिग्री का बेंड होता है उसमें। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की गाइस, यहाँ पर जो भी ये शेप है यहाँ पर हुक का, वो आपको लेना है, जो कि इम्पोर्टेंट होता है बाइंडिंग की वजह से। Q&A इज़ अ टर्म्स है गाइस, जो कि कोडिंग में दिए है वहाँ पर। D यानी कि डायमीटर ऑफ बार, यहाँ पर L प्लस यहाँ पर 90 और हमारा 0.42D, यहाँ पर हमारा 0.42D जो हाइट होते हैं वो लिया है गाइस, इसलिए हमारे लेंथ ऑफ टोटल बार आ गया 18D प्लस L+18D प्लस 0.42D, D यानी कि डायमीटर ऑफ बार, L हमारा 18D, उसके बाद 0.42D। जब आप एस्टिमेशन निकालते हो गाइज, कटिंग लेंथ निकालते हो, बार बेंडिंग शेड्यूल तैयार करते हो, रेडी बनाते हो, तब आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए गाइज, जो कि इम्पॉर्टेंट होती है गाइज आपके लिए, साइट इंजीनियर के लिए आनी चाहिए गाइज। ओवरलैप के बारे में देखा जाए तो ओवरलैप हमारा 40 to 50D होता है, यानी कि आपको 18D 40 to 50D प्लस 18D। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो ओवरलैप के लिए एक चीज़, आपको जब कॉम्प्रेशन स्टील हो अलग होता है, टेंसिल स्टील हो तब अलग होता है गाइस, टेंसाइल और कॉम्प्रेशन के लिए। अगर आपने टेंसाइल और कॉम्प्रेशन स्टील के बारे में नहीं पता तो शॉर्टकट में बता दो, यहाँ पर टेंसाइल स्टील ए होता है गाइस नीचे वाला, और कॉम्प्रेशन स्टील हमारा कॉम्प्रेशन जोन में होता है, टेंसाइल जोन, कॉम्प्रेशन जोन। सपोर्ट के पास अपना टेंसाइल जोन ऊपर आ जाएगा गाइस। ओके, इस साइड में टेंसाइल जोन, यहाँ पर टेंसाइल जोन, यहाँ पर टेंसाइल जोन, यहाँ पर। उसके बाद जो मार्क किया है मैंने वो टेंसाइल जोन है गाइस, और उसके ऑपोजिट में कॉम्प्रेशन जोन हो गया हमारे, क्योंकि टेंसाइल जोन में अपना जो स्टील का जो भी रिक्वायरमेंट होता है वो ज़्यादा होता है गाइस। ये T यानी कि टेंसाइल जोन है यहाँ पर। ओके, T यानी कि टेंसाइल जोन, ये टेंशन साइड है हमारी, इसलिए यहाँ पर टेंसाइल में स्टील ज़्यादा होता है, कॉम्प्रेशन में हमारा कंक्रीट की वॉल्यूम ज़्यादा होती है गाइस। यहाँ पर आपने देखा तो ये टेंसाइल स्टील ऊपर आ जाएगा हमारा, और
कैंटिलीवर, इसलिए यहाँ पर आपको कैंटिलीवर सपोर्ट जो भी इतना यहाँ की लेंथ है यहाँ पर लेनी है गाइज। ओके, यानी कि आप हमारा ए एक्स डिस्टेंस हो गए तो ये पूरी डिस्टेंस हमारी 2x होगी गाइज, 2x लेंथ लेनी है गाइज आपको। और मिनिमम तो आपको 2 फीट यानी कि 600 mm का डिस्टेंस छोड़ना है गाइज, जो कि जब आप बार बेंडिंग शेड्यूल बनाते हो तब कैंटिलीवर में अलग अलग कंसेप्ट है गाइज, जैसे कि कैंटिलीवर के लिए अलग, सिंपली सपोर्ट के लिए अलग। ओके, इसमें एक नोट दी गई गाइज यहाँ पर, फॉर बेंट ऑफ एक्स्ट्रा लेंथ 30 डिग्री 0.30 वेयर इफेक्टिव लेंथ ऑफ डेप्थ ऑफ अ बीम ऑफ अ स्लैब, यानी कि 0.30 जो लेनी आपको बेंटअप के लिए लेनी है गाइज यहाँ पर बेंटअप बार के लिए। ये बेंटअप बार नॉर्मली कहाँ पर यूज़ होता है, आपने यहाँ पर देखा तो ये स्लैब में होता है गाइज। ओके, बीम्स में भी होता है कई बार। यहाँ पर बीम्स में देखा जाए तो ये बेंटअप बार है यहाँ पर, जो कि बेंटअप किया है स्लैब में एक्चुअली। बार बेंडिंग शेड्यूल सेक्शन फॉर स्लैब सेक्शन, स्लैब में यूज़ होता है ये। यहाँ पर बेंटअप के लिए ये जोन है गाइज, यहाँ पर की लेंथ है हमारी 0.42 एच यानी कि डी, 0.42 डायमीटर। तो ये दोनों तरफ से देते हैं गाइज बेंटअप बार, अल्टरनेटिंग होते हैं स्लैब में। पूरा इसके पहले भी हमने डिस्कस किया है उसके बारे में। कहीं पर ये अल्टरनेटिंग दिए होते हैं, कहीं पर आपको बोथ वे में दिए होते गए, जैसे कि यहाँ पर फॉर वन साइड बेंटअप होता है, उसके बाद फॉर बोथ साइड बेंटअप। बोथ साइड बेंटअप के लिए ये फार्मूला है गाइज, यहाँ पर जो भी हुक लेंथ है उसके बाद 0.42 उसके बाद एल प्लस 18D प्लस 2 साइड 2.92.4। तो ये फार्मूला है गाइज, इसके दोनों तरफ से आपको 45 डिग्री का बेंड देना होता है और टोटल लेंथ हमारी। तो ये फार्मूला अप्लाई किया तो आपको आ जाएगा एल प्लस 18D, वो 18D यानी कि अपना ए वाला 18D यहाँ से 9D प्लस 9D हुक का लेंथ 2 इंटू 2.92D प्लस 1.4 यहाँ पर जो ऐड किया है यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए जब आप बार बेंडिंग शेड्यूल बनाते हो, उसकी कटिंग लेंथ, हुक लेंथ, बेंटअप बार की पूरी लेंथ। अगर आप कॉलम बीम के स्लैब के लिए डिज़ाइन कर रहे हो तो आपको सब उसका क्लियर कवर, क्लियर स्पैन पता होना चाहिए। कैंटिलीवर सपोर्ट कहाँ पर है, उसके जंक्शंस कहाँ पर है, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। स्टीयरअप के लिए स्पेसिंग कहाँ पर होती है, सपोर्ट जोन हमारा जो भी होता है, उसके बाद कॉलम के लिए जो भी उसके साइड में स्पेसिंग होती है, स्टीयरअप्स के लिए लैपिंग जोन, हमारा जो भी क्वांटिटी आप जो निकालते हो स्टील की, वहाँ पर अप्रॉक्सीमेट आप एक क्वांटिटी ले सकते हो गैस एज अ एस्टिमेशन। ओके, एस्टिमेशन जब करते हो तब अप्रॉक्सीमेट भी आप क्वांटिटी ले सकते हो। एक्चुअल में निकालनी हो तो आप उसका पूरा कटिंग लेंथ निकालना होगा, उसमें आपके ड्राइंग में कितने कॉलम से, बीम से, और लेने पड़ेंगे आपको बीम्स कितने, कैंटिलीवर कितने, रूम्स कितने। अगर आपको पूरा निकालना है तो आपको पूरे बीम्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे यहाँ पर जो भी ड्राइंग में है, उसमें कि कैंटिलीवर कितने, टॉप में कितने, उसके बाद हिडन बीम्स कितने हमारे। तो यहाँ पर हमारे टोटल हिडन बीम्स देखा जाए तो हिडन बीम्स से स्लैब के लिए जो भी 1 वे 2 वे कैंटिलीवर स्लैब, टॉप में कितने, उसमें संक कितना है। जब आप निकालते हो गैस उसके साइजेस मालूम चाहिए, बीम के साइजेस, कैंटिलीवर बीम के साइजेस पूरा ड्राइंग में दिया होता है गैस, बस आपको पढ़ना होता है, जो कि इम्पोर्टेंट चीज़ें एज अ साइट इंजीनियर, सिविल इंजीनियर। जब आप एस्टिमेशन करते हो, बार बेंडिंग शेड्यूल निकालते हो, स्टील की क्वांटिटी निकालने के लिए इम्पोर्टेंट है गैस। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इम्पोर्टेंट होती है। वर्किंग ड्राइंग में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी स्ट्रक्चरल शेड्यूल लेआउट प्लान में। उसके बाद देखेंगे हमारा जो भी 2 लेग स्टीयरअप होता है, उसमें जो भी आपको टोटल लेंथ निकालनी हो तो आपको ए प्लस बी 12D 24D हो गया हमारा। ओके, 2A प्लस बी इक्वल टू प्लस 24D, ए इक्वल टू साइन है यहाँ पर a प्लस बी दोनों साइड से आपको मल्टीप्लाई किया तो 2A प्लस 2B हो गया हो हमारा 2 लेग स्टीयरअप के लिए। 12D यानी कि यहाँ पर आपने 12D हुक लेंथ लिया है। यहाँ पर कई टाइम्स 10D भी लेते हैं,
ओके 10 dB लिया जाता है, 14 dB लेते हैं, 12 dB लेते हैं, अपने अपने हिसाब से लेते हैं गाइस। ओके, मगर आपका मटेरियल स्क्रैप मटेरियल ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कटिंग लेंथ आपको अच्छे से निकालने आनी चाहिए। ज़्यादा हुआ तो भी चलेगा मगर कम नहीं आनी चाहिए। अगर ये हुक ज़्यादा हुआ तो भी चलेगा, कम नहीं होना चाहिए गाइस। यहाँ पर देखा आपने स्टूल स्टीरप्स के बारे में, जो भी उसकी कटिंग लेंथ आप कैसे निकालते हो। आपको पता है कि बीम में बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। उसमें 2 लेग स्टीरप, 4 लेग स्टीरप, 8 लेग स्टीरप, 1 लेग स्टीरप भी होता है वहाँ पर आपको 14D बेंट ऑफ कटिंग लेंथ मिल जाएगा आपको। वहाँ पर लेंथ ऑफ हुक निकालने के 14D। उसके बाद 2B यानी कि दोनों साइड का बीम है यहाँ पर, और 28D 14D उन्होंने हुक की लेंथ ली है गाइस। तो 1 लेग स्टीरप, 2 लेग स्टीरप, 4 लेग स्टीरप, ये अलग अलग कंडीशंस होती है गाइस स्टीरप्स के लिए, जो कि इम्पोर्टेंट होती है आपको जानना। 6 mm का स्टीरप दिया जाए तो आपको जो भी स्पेसिंग है वो आपको स्ट्रक्चरल आर्किटेक्ट देगी गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट होती है। आरसीसी कंसल्टेंट आपको देगी, जैसे कि 6 mm स्टीरप, 150 mm सेंटर। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जो कि इम्पोर्टेंट होती है साइट इंजीनियर के लिए जानना। लेंथ ऑफ बार के कौन सा होता है, ओके, उसकी लैपिंग लेंथ कौन सी होनी चाहिए, ओवरलैप कितना होना चाहिए, बेंट अप बार में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है गाइस, सब कुछ आपको दिया होता है गाइस ड्राइंग में, डिज़ाइन में आपके। अगर आपको एस्टिमेशन भी करना है तो आपने हमारे वीडियोस एक बार रेफर कर ले गाइस। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर हमने डिस्कस की है, जिसका पूरा कॉलम शेड्यूल, बीम शेड्यूल, ओके, उसकी पूरी जो भी कैंटिलीवर स्लैब के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें कंसेप्ट होते हैं गाइज, और हमने पहले वीडियोस में डिस्कस किया है गाइज। स्टेयरकेस के डिज़ाइन के बारे में, उसके टेरेस के बारे में, ऑड इवन फ्लोर स्लैब होते हैं हमारी हाई राइज बिल्डिंग में, उसके बारे में भी हमने पहले भी डिस्कस किया है गाइज। आपने अगर वीडियोस नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइज, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर मिलेगी आपको। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो हर एक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप की आपको लिंक मिल जाएगी, जो कि आपके स्टडी के रिगार्डिंग, आपके जॉब के रिगार्डिंग ग्रुप्स है गाइज। आप कोई भी स्टूडेंट हो, MBA, CA, कॉमर्स, साइंस, इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, मैकेनिकल, कौन सी भी इंजीनियर्स हो, आपको अगर जॉब की ज़रूरत हो तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो गाइज। यहाँ पर टेलीग्राम के ग्रुप है, व्हाट्सएप के ग्रुप है बहुत सारे, अगर आप चाहे तो इसे ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक मैंने यहाँ पर नीचे, ये जो एक्सेल सीट है यहाँ पर नीचे उसकी लिंक दी है गाइज। आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जितना हो सके उतना इसको शेयर करना गाइज। जैसे कि हमारा ग्रुप है सिविल डिज़ाइन का, यहाँ पर देख सकते हो आप, सिविल डिज़ाइन एंड स्टडी, जहाँ पर आपको हर एक स्टडी और जॉब के रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन डेली अपडेट मिलेगी। यहाँ पर देख सकते हो आप वेट ऑफ डिफरेंट बार, जैसे कि 6 mm बार के लिए आपको 0.22 kg पर मीटर का वेट है गाइज। ओके, 8 mm के लिए 0.39, 10 के लिए 0.62, 12, 14, 16, 20 के लिए 2.47, 1.58, 22 के लिए हमारा 2.98 kg पर मीटर। ओके, ये याद रखना, kg पर मीटर के लिए। आपका अगर बार 40 मीटर का है तो इंटू 40 करना पड़ेगा। नॉर्मली हमारा जो बार होता है गाइज वो हमारा होता है 39 to 40 फीट का होता है, यानी कि 12 मीटर। ओके, 12 मीटर का बार होता है हमारा 40 फीट के आसपास। तो ये थंब रूल से गाइस, 12 मीटर का एक बार, उसके कटिंग लेंथ आपको 6 मीटर 5 मीटर में कट करना पड़ेगा जब आप कॉलम के लिए, बीम्स के लिए प्रोवाइड करते हो तब। और जो बार्स होते गए वो आपको अल्टरनेटिंग वे में प्रोवाइड करने होते गए, जैसे कि ओवरलैप होने चाहिए, होने के लिए आपको कुछ स्टैगर्ड वे में प्रोवाइड करने होते गए। ओके, तो ये चीज़ें हमने पहले भी डिस्कस की है। आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखे तो एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइज। यहाँ पर देखेंगे हमारे बार के जो भी वेट से आपको इजी फार्मूला बता दिया जाए तो 5² डिवाइड बाय 162 एक मीटर के लिए, जब आपका बार मीटर में हो। आपका अगर बार फीट में हो तो आपको 5² डिवाइड बाय 855, आपका अगर बार फीट में हो तो। ओके, फीट के लिए, ए मीटर के लिए 1 फीट के लिए गाइज।
आप 5 यानी कि डायमीटर ऑफ बार 162 डिवाइड बाई x 162, यानी कि 8 मीटर का 8 mm का बार होगा आपका, तो 8 इंटू 8 64 डिवाइड 162 किया तो आपको एक आ जाएगा 0.39। तो यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है गाइज, पहले तो ये टेबल जब आप बार बाइंडिंग शेड्यूल निकालते हो पहले तो आपको ये टेबल बनाना ज़रूरी है। उसके बाद वेट निकालने के लिए आपको वेट पता होना चाहिए, केजी पर मीटर में या केजी पर फीट में कितना वेट होता है। ओके, यहाँ पर देख सकते हो आप, जो कि 6 टू हमारे जो भी 20, 16, 12 ये डायमीटर के हिसाब से आपको वेट निकालना होता है गाइज, वेट पर मीटर के हिसाब से। उसके बाद आपको इजी वे में निकाल सकते हो 5 स्क्वायर डिवाइड बाई 162 मीटर के लिए, 5 स्क्वायर डिवाइड बाई 855 फीट के लिए, यानी कि 40 फीट का अगर आपका लेंथ है स्टील का तब आप ये फार्मूला यूज़ करना। अगर आपका डायमीटर 8 mm है और उसका लेंथ 12 मीटर है तो आप ये फार्मूला यूज़ करना मीटर के लिए और फीट के लिए। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। एज बाय एक्सपीरियंस आपको ये चीज़ें पता हो जाएगी गाइस। ओके, जब आप साइट पे वर्क करेंगे, साइट इंजीनियर का जॉब करेंगे या फिर जब आप स्टडी करेंगे तब आपको ये चीज़ें आ जाएगी गाइस बाय एक्सपीरियंस। तो ये सारी चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट है गाइस एज अ साइट इंजीनियर, एज अ सिविल इंजीनियर। अगर आप फ्रेशर हो तो ज़रूर इम्पोर्टेंट है गाइस, आपको एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे क्वेश्चंस जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं। ओके, उसके बाद हमने पहले देखा कि बीम में आपको अप्रोक्सीमेट आपको कितना वेट चाहिए, कितने स्टील क्वांटिटी चाहिए आपको। बीम के लिए 1 to 2% होता है पर मीटर क्यूब कंक्रीट के लिए। ये कुछ थंब रूल्स है गए जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं एज अ साइट इंजीनियर, एज अ सिविल इंजीनियर आपको आनी चाहिए गाइस। ओके, उसके बाद जो भी हमारे हुक्स होते हैं, ओवरलैप होते हैं, बेंट बार्स होते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो एक एग्जांपल है, जैसे कि रेनफोर्समेंट निकालने यहाँ पर डिटेल सेक्शन दिया हुआ है उन्होंने। एक एग्जांपल है बस। ओके, जिसकी लेंथ है आपको जो भी कवर है, उसके बाद उसकी हाइट है, डेप्थ है उसकी 150 बाई 150, 150 बाई 30 बाई 15 का हमारा एक लिंटल का सेक्शन है गाइस। उसके आपको बार निकालने हो तो आपको अप्रोक्सीमेट आपको एक आइडिया मिल जाएगा आपको, आप कैसे वर्किंग होता है एक बार बेंडिंग शेड्यूल का हम कैसे निकालते हैं। उसकी लेंथ है 150। ओके, उसके हाइट है, डेप्थ है उसकी 150 यानी कि 150 mm थिकनेस है उसकी। 1.5 मीटर का हमारा एक लिंटल का सेक्शन है। ओके, उसकी ब्रेथ है 30। उसका आपको स्टील डिज़ाइन करना है गाइस, तो आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे हमारे जो भी पहले तो एज्यूम करना पड़ेगा 2 सेंटीमीटर एज अ कवर, यानी कि 20 सेंटीमीटर का हमने कवर लिया। ओके, उसके बाद आपको 12 mm डायमीटर के 2 बार्स चाहिए, टॉप एंड बॉटम। उसके बाद लेंथ ऑफ स्ट्रेंथ बार 1.67, लेंथ ऑफ लिंटेल -2 एंड कवर प्लस हुक्स, तो ये आ जाएगा हमारा 1.67। ओके, पहले तो लिंटेल ऑफ लेंथ ए 150 यानी कि 1.5 मीटर, 2 एंड्स कवर माइनस किए वहाँ से, 2 इंटू 20 का यहाँ दोनों से माइनस किए। उसके बाद 2 हुक्स, यानी कि आपने यहाँ पर देखे थे 14D या फिर हमारे जो भी 9D 10D, यहाँ पर आप 9D ऐड किया यहाँ पर, तो आ जाएगा हमारा ऐड किया टोटल तो 1.67 मीटर। तो एक हो गया हमारा लेंथ ऑफ स्ट्रेट बार, जैसे कि यहाँ पर कवर माइनस की और हुक ऐड किया यहाँ पर। उसके बाद लेंथ ऑफ बेंटअप बार के लिए आपको चाहिए, ये बेंटअप बार दिख रहा है आपको, ये वाला बेंटअप बार। ओके, 45 डिग्री का एंगल है उसमें। लेंथ ऑफ लिंटल्स माइनस कवर प्लस हुक्स प्लस 2 बेंड है हमारे, उसकी लेंथ है 1.5 मीटर हमारी पूरी लेंथ है, टोटल लेंथ ऑफ बार। उसके बाद एंड कवर माइनस किया, हुक ऐड किया। उसके बाद 0.42D जो कि लेते हमारे 0.45 डिग्री एंगल के लिए, बेंड के लिए। तो ये पूरी क्वांटिटी ऐड करने के बाद आपको आ जाएगा 1.69 मीटर गाइस। आप चाहे तो इसे कैलकुलेट कर सकते हो कैलसी पे। ओके,
मेन बार हो गया हमारा। उसके बाद आपको टॉप एंकर बार निकालना हो तो भी आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए गाइस। जब आप एंकर बार निकालते हो टॉप के लिए तो आपको लेंथ ऑफ लिंटेल कवर्स प्लस हुक यानी कि सेम है हमारी लेंथ है। उसके बाद जो कवर्स है 20 का 20 सेंटीमीटर का, ओके 2 सेंटीमीटर है, 20 है यहाँ पर। चीज़ कुछ मिस्टेक है बुक्स में इसलिए वो दिया हुआ है 2x9x6। ओके, यहाँ पर हमारे हुक्स के लिए 6 mm का हमारा बार है। उसके बाद 2 हुक्स है हमारे यहाँ पर, 2 हुक यानी कि आपको टॉप लेंथ एंकर बार के लिए पूरी लेंथ आ जाएगी हमारी 1.568 गाइज। ध्यान में रखना ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है जब आप बार बेंडिंग शेड्यूल निकालते हो। ये तो इजी लिंटल का सेक्शन, जब आपको पूरे बीम्स का निकालना हो तो आपकी नॉलेज चेक होगा गाइज, जब आपका कैंटिलीवर हिडन बीम्स का पूरा। तो ये तो हो गया हमारी जो भी लिंटल के लिए एक सैंपल था यहाँ पर एंकरेज बार मेन बार, उसके जो भी हुक्स है एंड कवर माइनस की। उसके बाद यहाँ पर जो भी स्टीरप्स है उसकी स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए वो देखेंगे गाइज। यहाँ पर स्टीरप्स के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो 12A/B 24D हमने पहले भी देखा था। उसके बाद A/B यानी कि हमारे जो भी कवर माइनस की यहाँ से 20 हमारा 150 माइनस दोनों साइड से कवर माइनस किया 40। उसके बाद 300 माइनस दोनों साइड से कवर माइनस किया 40, तो वो आ जाएगा 260 और यहाँ पर आ जाएगा 1110। ओके, तो यहाँ पर ए लिया है गाइज क्योंकि हमारा साइजेस है यहाँ पर जो कि 30/150 सेंटीमीटर में 30/150। इसी तरह आपको आ जाएगा पूरी लेंथ ऑफ स्टीरप के लिए। यहाँ पर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की है जो कि हमारे स्टीरप्स के लिए 2 लेग स्टीरप्स हो तब आपको 24D लिया है वहाँ ने। ओके 24D यानी कि यहाँ पर 12D यहाँ पर स्टीरप्स का जो लेंथ है ये लिया है 12D + 12D यहाँ पर इक्वल टू साइन है 12D 24D हो गया हो। इसी तरह हमने वहाँ पर स्टीरप्स की लेंथ निकाल ली गाइज। ओके, डी यानी कि डायमीटर ऑफ बार जो कि 6 mm का होता है हमारा। तो नंबर ऑफ स्टीरप्स निकालने के लिए आपको बस टोटल उसके डायमेंशन पता होने चाहिए, डिवाइड बाय 15 किया +1, तो 11 नंबर ऑफ स्टीरप्स आ गए हमारे, जो कि आपको इजी वे में निकाल सकते हो आप। ओके, आज साइट इंजीनियर सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट होती है, आपको जानना चाहिए ये चीज़ें। उसके बाद आपको एक टेबल बनाना है जो कि मेन बार एंकर बार स्टीरप्स के लिए कितने नंबर चाहिए, लेंथ कितनी है, तो उसकी टोटल लेंथ कितनी है, वेट कितना है। तो वेट के लिए भी हमने देखा है वेट कैसे निकालते हो, लेंथ हमने अभी कैलकुलेट की है उसकी। उसके बाद टोटल लेंथ मिल जाएगा आपको, वेट मिल जाएगा आपको, क्वांटिटी मिल जाएगी केजीज में। ओके, यहाँ पर आपको देख सकते हो 1.6 मीटर 1.69, उसके बाद 0.884 मीटर उसकी लेंथ मिल गई। तो आपको बस मल्टीप्लाई करना है जो कि आपको वेट पर मीटर में दिया है। 6 mm के लिए 0.22 का होता है वेट पर केजी। अगर फीट में हुआ तो ये फार्मूला यूज़ करना, आपको ए मिल जाएगी क्वांटिटी। तो आप इजी वे में उसको निकाल सकते हो गाइस, जो कि देख सकते हो यहाँ पर आपको पूरी क्वांटिटी आ जाएगी 750 kg। तो यहाँ पर आपको बार बेंडिंग शेड्यूल बनाना है तो आपको मैंने बोला था कि टेबल कौन सा चाहिए, पहले डिस्क्रिप्शन, शेप ऑफ बार, डायमीटर ऑफ बार, नंबर्स ऑफ बार, उसकी टोटल लेंथ और उसके आगे वेट। ओके, वेट यानी इसकी जो भी टन्स इन केजी, टन जो भी की रिक्वायरमेंट हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो कि बॉटम बार कितने चाहिए, टॉप बार कितने, बॉटम बेंट अप बार कितना है। ओके, उसकी लेंथ हमने निकाली है। उसके बाद टॉप एंकर बार कितना है, उसके जो भी हुक के डायमीटर है, स्टीयर्स के लिए स्पेसिंग कितनी है। तो ये सारी चीज़ें आपको बनाने आनी चाहिए। ये तो सिंपल एग्जांपल था गाइस, एक लिंटल का बीम था वो डिज़ाइन करना था आपको। जब आप पूरी बीम की डिज़ाइन करोगे तब आपको आपका असली नॉलेज चेक होगा गाइस। जब आप पूरा बीम शेड्यूल देखेंगे इसमें तब आपका नॉलेज चेक होगा गाइस पूरा।
जैसे कि आपको डिटेल में हर एक बीम का बार बेंडिंग शेड्यूल डिज़ाइन करना होता है। ओके, जैसे कि आप यहाँ पर हिडन बीम्स है, कैंटिलीवर बीम्स है, स्टेयरकेस के बीम्स है, उसके साइजेस है, डायमेंशन है, कॉलम है, उसमें कॉलम की डिज़ाइन है, उसमें कॉलम में जो भी लैपिंग लेंथ होती है वो ओवरलैप होता है, वो आपको डिडक्शन करना होता है गाइज। जब आप पूरे बार बेंडिंग शेड्यूल सीखना चाहते हो तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना गाइज। और आने वाले वीडियोस हमारे बार बेंडिंग शेड्यूल के ऊपर ही होगी गाइज। उसका पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे, उसमें जो भी स्लैब की डिटेल शेड्यूल है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे गाइज इसमें। ओके, तो गाइस ये हमारी प्लेलिस्ट है, आप देख सकते हो। इसमें हर एक चीज़ हमने डिस्कस की, आपके आरसीसी डिज़ाइन के रिलेटेड, आपके फाउंडेशन के रिलेटेड, आपके जो भी स्ट्रक्चरल डिटेल्स है, शेड्यूल्स है, कॉलम, बीम, स्लैब के जो भी डिज़ाइनिंग के स्ट्रक्चर रिलेटेड हमने सब चीज़ें वहाँ पर डिस्कस किए गए। आप इंडिपेंडेंटली अपना G+2 स्टोरी बिल्डिंग डिज़ाइन कर सकते हो इजीली गाइज हमारे वीडियोस देख के। फ़िलहाल तो कुछ वर्किंग बाकी है, इसलिए वो वीडियो शेड्यूल है, आपको जल्दी वो वीडियोस अवेलेबल हो जाएगी गाइज। उसमें हर एक चीज़ आपको मिलेगी गाइज जो कि साइट इंजीनियर के रिलेटेड है। तो इन सब वीडियो में हमने सब कुछ डिस्कस किया है जो कि एक साइट इंजीनियर को आना चाहिए गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करो गाइज। जल्दी आपके लिए वीडियोस अवेलेबल हो गए। तो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें पर डिस्कस करने वाले। यहाँ पर रेनफोर्समेंट देखा जाए तो आपको स्लैब में आपको मिनिमम चाहिए 0.9 to 1.5% रेनफोर्समेंट, फाउंडेशन में चाहिए आपको 0.5 to 1%, वॉल्स में 1 to 2%, कॉलम में 1 to 3%, लिंटेल और बीम में 1.5 to 3%। आपको जो भी उसके साइजेस है उसके हिसाब से आपको इतना परसेंटेज ऑफ स्टील चाहिए गाइज। उसकी डेंसिटीज होती है 785030 पर kg पर मीटर क्यूब के हिसाब से। 1% ऑफ स्टील मीन्स इट विल बी 78 kg ऑफ स्टील पर मीटर क्यूब के हिसाब से, यानी कि 78 kg पर मीटर क्यूब के हिसाब से। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए जब आप रेट एनालिसिस करते हो तब। ये तो हमारा रेनफोर्समेंट स्टील के बारे में। उसकी डेंसिटी होती है 7850 kg पर मीटर क्यूब। 1% स्टील यानी कि आपको पता है 1% यानी कि 1 मीटर क्यूब के लिए आपको 78 kg लगने वाला है स्टील। इसी तरह आपने स्लैब, फाउंडेशन, वॉल, फुटिंग यहाँ पर देख लिए गए। उसी तरह आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको अगर पीसीसी वर्क करना हो तो आपको जितनी भी क्वांटिटी होती है गाइज, अगर आपने एग्जांपल ऐसे लिया 1.1:4:8 का, उसकी जो ड्राई क्वांटिटी होती है वो आपको लेती है 1.54, यानी कि 1.52 की ड्राई क्वांटिटी लेनी है। 1.52 डिवाइड बाय हमारा रेशियो, वो अपनी मीटर क्यूब में उसकी क्वांटिटी निकल के आ जाएगी गैस 1:4:8 के हिसाब से। उसी तरह आपको उससे बैक कैलकुलेट कर सकते हो इजी वे में, सैंड और एग्रीगेट कैलकुलेट कर सकते हो गैस। और हमारा टेबल जो कि इम्पोर्टेंट टेबल है गैस, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट निकाल के लेना। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की, आपके अगर कोई भी क्वांटिटी निकालनी हो पीसीसी, आरसीसी वर्किंग में, 1 क्यूबिक मीटर के लिए सीमेंट कंक्रीट के लिए आपको 30 बैग्स लिए गाइस, सीमेंट और कंक्रीट सीमेंट रिक्वायर 1 मीटर क्यूब में आपको 30 बैग इक्विवेलेंट होते हैं गाइस। आपको अगर 1 मीटर क्यूब के लिए इतनी क्वांटिटी का आपको सीमेंट के लिए बैग्स कितने होते चाहिए, तो आपको इंटू 30 किया तो आपको 3.5 बैग्स मिल जाएंगे गाइज। उसी तरह आपको जो भी रेशियो हमारा 1.52 क्यूबिक मीटर में, यहाँ पर आपको सैंड की कैलकुलेट करनी, क्वांटिटी को आपको इंटू 4 करना है, इंटू एग्रीगेट के लिए आपको इंटू 8 करना है, तो अब आपको क्यूबिक मीटर में ये क्वांटिटी आ जाएगी गाइज, जो कि आपको इम्पोर्टेंट है सब चीज़ें जानना जब आप रेट एनालिसिस करते हो तब। यहाँ पर कुछ थंब रूल्स है गाइस, जैसे कि हमने देखा ही पहले कि मिक्स प्रोपोर्शन में कितने
बैग ऑफ सीमेंट रहते हैं अप्रोक्सीमेट। ये IMP गाइस जो कि इम्पोर्टेंट होता है हर एक साइट इंजीनियर के लिए, सिविल इंजीनियर के लिए, फ्रेशर के लिए। 1:2:4, 1:3:6। जब PCC वर्क करते हो तब ये रेशियो है गाइस। RCC के लिए हमारे अलग रेशियो है। PCC के लिए आपको सीमेंट चाहिए 6.6 बैग, 148 के लिए चाहिए 3.5 बैग सीमेंट, जैसे कि हमने यहाँ पर कैलकुलेट की क्वांटिटी। 1:5:10 के लिए रेशियो चाहिए हमारे 2.585 बैग ऑफ सीमेंट चाहिए, सैंड चाहिए इतने मीटर क्यूब, और एग्रीगेट चाहिए हमारा 0.95 मीटर क्यूब। हमने इसके यूनिट कन्वर्जन भी बनाए, मीटर क्यूब इक्वल टू हाउ मेनी क्यूबिक फीट ब्रास। तो आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइस, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर सीखने के लिए मिल जाएगी। तो गाइस ये सारी चीज़ें थी हमारी सीमेंट RCC के बारे में। आप इजी वे में इसका थंब रूल्स बना सकते हो। अगर आपको PCC वर्क करना हो कुछ भी, तो आपको अगर ये रेशियो दिया तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो थंब रूल्स के हिसाब से। अगर आपका 1 मीटर क्यूब का वर्क है तो आप इतने बैग ले सकते हो इस रेशियो में। ओके, 1 मीटर क्यूब के लिए क्वांटिटी गाइस ये सारी पूरी 1 मीटर क्यूब। आप अगर रेशियो हमारा 1:3:6 का, 1 मीटर क्यूब में आप 4.5 बैग सीमेंट ले सकते हो, 0.45 मीटर क्यूब सैंड ले सकते हो, 0.90 मीटर क्यूब एग्रीगेट ले सकते हो गाइस, जो कि ये थंब रूल से गाइस आप एस्टिमेट में भी यूज़ कर सकते हो इसे, जो कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए जब आप रेट एनालिसिस करते हो। उसका अप्रोक्सीमेट रेट एनालिसिस तो वहाँ पर मिल के आ जाएगा गाइस। तो गाइस ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए जो कि इम्पोर्टेंट होती है। तो फ्रेंड्स उसके बाद देखेंगे हम जो भी हमारी ब्रिक वर्क की क्वांटिटी है आप कैसे निकाल सकते हो। यहाँ पर आपको पता होता है कि ब्रिक की हमारी साइजेस कौन सी होती है, इसी तरह आप उसका रेट एनालिसिस कर सकते हो। हमारे ब्रिक की साइजेस अगर आपने अज्यूम की 20x10x10, तो उसका क्यूबिक मीटर में हमारा वैल्यूम आता है गाइस। इसकी पूरी क्वांटिटी हमने क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट की तो हमारा वैल्यूम आता है 0.002 क्यूबिक मीटर। 1 मीटर क्यूब में आपको पता होता है कि 500 विक्स आपको मिनिमम होते हैं 1 मीटर क्यूब में। आपको पढ़ा होगा किताब में कहीं पर भी थंब रूल से 1 मीटर क्यूब में आपको 500 विक्स आते हैं 1 मीटर क्यूब में। ओके, अगर 5% वेस्टेज लिया जाए तो आपको 5% यानी कि 500 + 25 वो आता है हमारा 525। उसी तरह आपको वेट मोटर निकलना है, उसका जो भी प्रोपोर्शन है, एज पर प्रोपोर्शन उसके सीमेंट बैग और सैंड निकलनी होती है गाइस। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, अगर वेट मोटर निकलना है उसका तो टोटल वॉल्यूम माइनस जो भी हमारा 500 वीक्स का जो भी वॉल्यूम है वो आपको माइनस करना पड़ेगा गाइस। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, हमारा जो भी 1 - 500 इंटू जो भी उसका वॉल्यूम है वो हमने माइनस किया तो वो आता है हमारा 2.305 क्यूबिक मीटर में। जो हमारा फ्रॉग होता है गाइस, यहाँ पर आपको 10% उसका जो भी मोटर है वहाँ पर ऐड करना होता है। इसी तरह आपने 10% उसका ऐड किया तो हमारा आता है 0.253 क्यूबिक फीट में। यहाँ पर देखते हो आप वेट मोटर जो भी हमारा फ्रॉग का जो भी बीच में जो भी होता है वो ऐड किया तो वो हमारा इतनी क्वांटिटी निकल के आती है गाइस। यहाँ पर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की, जैसे कि आपने यहाँ पर सीमेंट के लिए ड्राई वॉल्यूम लिया था 1.52। ओके, ड्राई वॉल्यूम लिया था हमने इस रेशियो के लिए। उसी तरह आपको ब्रिक के लिए, मोटर के लिए आपको 1.25 ये हमारा ड्राई वॉल्यूम लेना है गाइस। तो ड्राई वॉल्यूम के लिए 1.25 से मल्टीप्लाई करना होगा यहाँ से। तो अपनी जो भी मेन क्वांटिटी आ जाएगी हमारी वो आ जाएगी 1.25 इंटू ए और 0.31 क्यूबिक फीट में क्यूबिक मीटर में आ जाएगी गाइस। क्यूबिक मीटर का आप क्यूबिक फीट में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो, जिसके हमने पहले भी वीडियोस में हमने डिस्कस किया था यूनिट कन्वर्जन में, क्यूबिक फीट को क्यूबिक मीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, बहुत सारे यूनिट कन्वर्जन और थंब रूल्स वहाँ पर डिस्कस किए हैं फॉर साइट इंजीनियर, सिविल इंजीनियर के लिए। तो यहाँ पर आपकी आ सकती है, आ गई हमारी जो भी 1 मीटर क्यूब के लिए जो भी ब्रिक वर्क के लिए आपको 30% ऑफ ड्राई मोटर लेना होता है गाइस। अगर आपने रेशियो 1:6 यूज़ किया तो आपको सीमेंट के लिए चाहिए 1 + 6, यानी कि आपको ये जो मीटर क्यूब है यहाँ
के यहाँ पर डिवाइड किया हमने तो सीमेंट की क्वांटिटी आती है गाइज डिवाइड बाई 7 इंटू 1.35 बैग्स। ओके, उसी तरह आप क्वांटिटी ऑफ सैंड निकाल सकते हो 1+6 इंटू 6 करना है जब आप सैंड की क्वांटिटी निकाल सकते हो। वो आती है हमारी 0.27 क्यूबिक मीटर में। अगर इसका क्यूबिक मीटर का ब्रास में कन्वर्ट करना हो तो आपको पता है कि क्यूबिक मीटर का ब्रास में कैसे कन्वर्जन किया जाता है। यहाँ पर आपकी जो भी क्वांटिटीज़ है क्यूबिक मीटर की तो आप इजीली उसको कैलकुलेट कन्वर्ट कर सकते हो क्यूबिक मीटर की क्यूबिक फीट में, जो कि इम्पोर्टेंट है गाइज। आपको अगर इसकी ब्रास में क्वांटिटी निकालनी होती है कितनी होगी तो आप इजी वे में निकाल सकते हो। 1 ब्रास इक्वल टू आपको पता है 100 क्यूबिक फीट। 1 ब्रास इक्वल टू 2.83 मीटर क्यूब आता है हमारा। 1 मीटर क्यूब आता है हमारा 0.35 ब्रास आता है। ओके, 1 मीटर क्यूब। अगर आपने 0.90 मीटर क्यूब लिया तो अपना 0.90 इंटू 0.35 करना, वहाँ पर आपको ब्रास में मिल जाएगा वो पूरा वेट। तो जब आपको बस डायमेंशन पता होने चाहिए, आप इजीली उसकी क्वांटिटी ब्रास में निकाल सकते हैं गाइज, जो कि इम्पोर्टेंट होता है एक सिविल इंजीनियर को लिए निकालना। कॉस्ट एस्टिमेशन करते टाइम आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए गाइज। इसका कन्वर्जन मेन फैक्टर है गाइज, जो कि इम्पोर्टेंट आपको आना चाहिए जब आप रेट एनालिसिस करते हो, एस्टिमेशन निकालते हो तब। तो गाइज इसी तरह हम देखेंगे प्लास्टरिंग में हम कैसी क्वांटिटी निकाल सकते हो हमारे सीमेंट एंड सैंड के लिए। आपको जो भी प्लास्टर का रेशियो होता है गाइज, मोटर का रेशियो 1:4 होता है। आपको अगर 10 स्क्वायर मीटर का प्लास्टर करना है 12 mm थिकनेस का, तब आपको यहाँ पर वेट वाटर निकालना होता है गाइज। 10 स्क्वायर मीटर इंटू 1.2 डिवाइड बाई 100, वो आती है हमारी क्वांटिटी 0.12 क्यूबिक फीट में। यहाँ पर हमने mm का जो भी मीटर में कन्वर्ट किया और उसकी थिकनेस निकाल के आपने क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट किया है गाइज। यहाँ पर आपको जॉइंट के लिए 30% उसका ऐड करना होता है गाइज। यहाँ पर हमने 30% ऐड किया तो आते हैं हमारी क्वांटिटी 0.156 क्यूबिक मीटर में। उसके बाद आपको जो भी ड्राई वाटर है वो आपको 30% ऐड करना होता है गाइज, इसका 30%। ओके, यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर ड्राई वॉल्यूम कन्वर्ट करने के लिए हमको 30% ऐड करना होता है। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की, यहाँ पर आपको ड्राई वॉल्यूम ऐड करने के लिए आपको 30% जो भी फाइनल क्वांटिटी वहाँ पर 30% ऐड करनी होती है एज पर रूल्स। ओके, इस तरह आपको जब आप पीसीसी वर्किंग करते हो वहाँ पर आपको 1.52% लेना होता है। उसी तरह आपको ब्रिक में 1.25% उसका ड्राई वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करना होता है, उसकी क्वांटिटी ऐड करनी पड़ती है गाइज 1.25%। तो उसी तरह आपको यहाँ पर 30% ऐड करनी होती है उसकी जो भी क्वांटिटीज़ होती है वो। तो यहाँ पर देख सकते हो आप ड्राई वॉल्यूम निकाल सकते हो 30% ऐड करके। यहाँ पर वो आती है हमारी 203 क्यूबिक मीटर में। और उसके बाद आप वो सीमेंट और सैंड इजीली निकाल सकते हो, उसका रेशियो से मल्टीप्लाई करना और इनटू जो भी उसका रेशियो उससे मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पर इजी वे में आप निकाल सकते हो प्लास्टर के लिए जो भी क्वांटिटीज़ है वो। यहाँ पर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की, जो कि आप इजी वे में उसकी सीमेंट सैंड एग्रीगेट निकाली, स्टील का जो भी परसेंटेज है वो निकाला। उसके बाद जो भी ब्रिक वर्क के लिए उसका जो भी वेस्टेज है वो कैलकुलेट किया। पहले ब्रिक 1 मीटर क्यूब में कितने ब्रिक आते हैं वो कैलकुलेट किया। उसके बाद क्वांटिटी ऑफ वेट मोटर के लिए यहाँ पर आपने जो भी बाय इन माइंड बैकअप माइंड होना चाहिए आपको, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर देखनी चाहिए होती है। इसके यूनिट कन्वर्जन आपको पता होनी चाहिए गाइज, जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं। एक थंब रूल्स आपको हम बताते हैं गाइज इसमें हर एक वीडियोस में। तो ये सारी चीज़ें एज अ साइट इंजीनियर, एज अ सिविल इंजीनियर, एज अ एस्टिमेशन इंजीनियर आपको पता होनी चाहिए गाइज, जो कि एग्ज़ाम में भी पूछी जाती है हर एक टाइम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हमारे। तो प्लास्टर में आप ये सारी चीज़ें निकाल सकते हो आप इजी वे में। आपने देखा प्लास्टर में हमने जो भी सीमेंट और सैंड की क्वांटिटी निकाली वो आती है हमारी 1.23 बैग्स, और सैंड की क्वांटिटी आती है हमारी 0.162 क्यूबिक मीटर। 0.162 क्यूबिक मीटर, यानी कि आपको इसका ब्रास में कन्वर्जन करना हो तो आप इस वे में इसका ब्रास में कन्वर्जन कर सकते हो। 1 ब्रास इक्वल टू होता है हमारा 2.83 मीटर क्यूब में, और 1 मीटर क्यूब होता है हमारा 0.353
ब्रास में। आपको बस 1 मीटर क्यूब में दी है क्वांटिटी, यहाँ पर आपको 1 मीटर क्यूब के लिए ब्रास में निकलने हो तो आपको बस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.35 से, तो आपको ब्रास में वो क्वांटिटी मिल जाएगी गाइज। इसके पहले भी हमने यहाँ पर डिटेल में वीडियोस बनाए गए जो भी थंब रूल से साइट इंजीनियर के, सिविल इंजीनियर के यहाँ पर डिस्कस किए गए। आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। उसके बाद देखेंगे हमारे जो भी पॉइंटिंग वर्क है उसके बारे में गाइज। यहाँ पर पॉइंटिंग वर्क के लिए आपको पता होता है कि कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। ब्रिक वर्क, उसके बाद रैंडम रबर मैसनरी वर्क के लिए आपको रेशियो लिया आपने 1:3 का, तो आपको बस आपको 0.036 यानी कि 10 स्क्वायर मीटर एरिया के लिए आपको इतना क्यूबिक मीटर का क्वांटिटी चाहिए गाइज। आपने 10 स्क्वायर मीटर के लिए, तो 10 स्क्वायर मीटर के लिए आपको 0.036 क्यूबिक मीटर का वॉल्यूम लगता है। उसके लिए आपको सीमेंट और सैंड की क्वांटिटी इजी में आप निकल सकते हो। 1:1+3 डिवाइड किया, यहाँ पर 1+3 × 3 किया तो आपको सैंड की क्वांटिटी निकल के आ जाएगी गाइस, जो कि 0.027 आती है। और सीमेंट बैग्स आते हैं हमारे 0.0270 बैग। तो उसी तरह आपको पॉइंटिंग में 2 रूल्स है गाइज। वो 10 स्क्वायर मीटर की क्वांटिटी एरिया आपको ब्रिक वर्क के लिए आपको पॉइंटिंग वर्क करना है तो उसकी क्वांटिटी होती है 0.036 क्यूबिक मीटर। अगर आपको रबल मैसनरी में वर्क किया है आपने तो आपको 110 क्यूबिक मीटर के लिए, स्क्वायर मीटर के लिए आपको 0.076 मीटर क्यूब का वॉल्यूम चाहिए क्यूबिक मीटर में। ओके, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट चाहिए होता है हमारा। तो हमने अगर मोटर का रेशियो यूज़ किया है 1:3 के लिए तो आपको 0.06 जैसे कि यहाँ पे 10 स्क्वायर मीटर के लिए चाहिए, तो आप इजी वे में इसके सीमेंट की और उसके जो भी सैंड की क्वांटिटी है वो निकाल सकते हो गाइज। सैंड की क्वांटिटी आती है 0.057 और सीमेंट आता है हमारा 0.57 बैग्स, जो कि इम्पोर्टेंट होता है आपको जानना है जब आप रेट एनालिसिस करते हो तब। तो फ्रेंड्स, आपने अभी तक देखा हमारे जो भी सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट की क्वांटिटी पीसीसी में होती है, वो ब्रिक वर्क में जो भी ब्रिक्स के नंबर्स होते हैं वो निकाले। उसके बाद जो भी सीमेंट, सैंड की क्वांटिटी होती है, रिक्वायरमेंट चाहिए, वो निकाले हमने। ये सारे थंब रूल से गए जो कि आपको साइट पे भी इस्तेमाल करने होते हैं। प्लास्टरिंग में देखा हमने, यहाँ पर जो भी ड्राई वेट्स ऑफ सीमेंट है यहाँ पर 30% यूज़ करना है। ओके, 30%, जैसे कि हमने यहाँ पर ब्रिक वर्क में 1.25% लिया, यहाँ पर पीसीसी में हमने 1.52 क्यूबिक मीटर लिया ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। तो ये थंब रूल्स होते हैं जो कि आपको ध्यान में रखने चाहिए। यहाँ पर आपने पॉइंटिंग वर्क में 10 स्क्वायर मीटर के लिए आपने 0.0636 और रबल मैसनरी होती है तो आपने 0.076 मीटर क्यूब का कंक्रीट वॉल्यूम लिया हमने, जो कि थंब रूल से गए जो कि आपको आनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, उसके आगे कंटिन्यू करते हैं हमारे फ्लोर फिनिश में। अगर फ्लोर फिनिश में देखा जाए तो आपको जो भी फ्लोरिंग के फिनिश में होते हैं 10 स्क्वायर मीटर में आपको निकालने क्वांटिटी हो, तो आप यहाँ पर देख सकते हो 10 स्क्वायर मीटर में आपको 5% वेस्टेज उसमें ऐड किया तो 10.5 स्क्वायर मीटर वो होती है वो। उसके बाद आपको क्वांटिटी ऑफ मोटर निकालना है, क्वांटिटी ऑफ ड्राई मोटर, और इसका रेशियो आपने लिया 1:6। आपने अगर इसकी थिकनेस लिए 20 mm तो आपको उसका वॉल्यूम आ जाएगा क्यूबिक मीटर में 0.2 क्यूबिक मीटर। ड्राई वॉल्यूम के लिए आपको एक थंब रूल से गाइस, यहाँ पर ड्राई वॉल्यूम के लिए आपको 1.3 यानी कि 30% आपको ऐड करना होता है। उसी तरह आपने 30% ऐड किया तो आपको 0.28 मीटर क्यूब का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा गाइस। यहाँ पर आप देख सकते हो 0.26, यहाँ पर आप देख सकते हो 0.26 डिवाइड बाई जो भी रेशियो हमने, यहाँ पर आप इजी वे में निकाल सकते हो गाइस। फ्लोर फिनिश में आपने जो भी क्वांटिटी दी सीमेंट, सैंड के लिए प्रोपोर्शन आपने यूज़ किया जो भी 1:6 का है, उसके जो भी सीमेंट रिक्वायर्ड फ्लोर फ्लोटिंग के लिए आपको 1.5 mm का थिकनेस का सीमेंट चाहिए होता है। आपको यहाँ पर इसकी क्वांटिटी निकालने के लिए डिवाइड बाई 1+6 वो आती है 0.037 इंटू 30 के है। यहाँ पर 30 यानी कि आपको यहाँ पर 30 यहाँ पर देख सकते हो आप 1 मीटर क्यूब के
concrete cement is equivalent to the 30 bags of cement of the quantity of cement required. इसीलिए आपने 30 से मल्टीप्लाई किया. 1 मीटर क्यूब ऑफ सीमेंट इज इक्विवेलेंट टू द 30 बैग्स ऑफ सीमेंट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड. इसी तरह हमने यहाँ पर 30 से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है गाइज. तो यहाँ पर आप इजी वे में इसका सीमेंट क्वांटिटी आता है हमारा सीमेंट 1.1 बैग्स, और उसको फ्लोटिंग के लिए अलग सीमेंट लगता है. वो आपने 15 mm 1.5 mm थिकनेस लिया. वहाँ पर आती है हमारी 0.45 बैग्स ऑफ सीमेंट. टोटल क्वांटिटी ऑफ सीमेंट लिया तो आपको A+A किया तो आपने आते 1.56 बैग्स. क्वांटिटी ऑफ सैंड रिक्वायर्ड, यानी कि सैंड की क्वांटिटी आप जब इसका टोटल वॉल्यूम से रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो आपकी सैंड की क्वांटिटी आती है 0.25 मीटर क्यूब. आपको पता है मीटर क्यूब का कन्वर्जन ब्रास में कैसे किया जाता है, तो इसी तरह आप ब्रास में निकाल सकते हो इसकी क्वांटिटी इजी वे में गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट होती है ब्रास में कन्वर्जन करना जब आप रेट एनालिसिस करते हो हर एक चीज़ का. तो फ्रेंड्स उसके बाद देखेंगे हमारे जो भी टाइल्स होते हैं, मैंगलोर टाइल्स, रूफ, यानी कि आप आपने अगर 10 स्क्वायर मीटर के लिए आपको कैलकुलेट करने क्वांटिटी तो आपको टाइल्स की साइजेस पता होने चाहिए. यहाँ पर दिया है साइजेस 41/24 सेंटीमीटर, कवर एन एरिया 32/21 सेंटीमीटर, एरिया कवर्ड बाय वन टाइल्स का एरिया होता है हमारा 32/21 सेंटीमीटर. तो आप स्क्वायर मीटर में निकाल सकते हो. एरिया टू बी कवर्ड, एरिया ऑफ वन टाइल्स विथ ओवरलैप. तो ओवरलैप करके आपको जो भी रूफ के लिए ये कंडीशन है गाइस, रूफ के लिए आपको ओवरलैप करना ज़रूरी है गाइस. उसमें 10% का ओवरलैप लिया तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए गाइस. एज अ साइट इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, ये बेसिक चीज़ है गाइस, ओवरलैप रूफ में चलता है गाइस. तो आपको 10 स्क्वायर मीटर में उसकी क्वांटिटी निकालनी होती है गाइस, जो कि आती है हमारी एरिया टू बी कवर्ड डिवाइड बाय एरिया ऑफ वन टाइल्स विथ ओवरलैप, जो कि आती है हमारी 10 डिवाइड बाय ए, वो आती है हमारी 148, यानी कि 149 नंबर्स. लेंथ ऑफ रिज 40 सेंटीमीटर. ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए गाइस जब आप रेट एनालिसिस करते हो. तो अभी तक आपने देखा टाइल्स के लिए, फ्लोर फिनिश के लिए, प्लास्टर के लिए, पॉइंटिंग के लिए ब्रिक वर्क में कौन सी क्वांटिटी होती है. उसके बाद ब्रिक के लिए ब्रिक वर्क में सीमेंट और सैंड का रेशियो कैसे निकालते हो. उसके बाद हमने देखा आरसीसी में हमारे जो भी परसेंटेज ऑफ स्टील होती है. उसके बाद पीसीसी में देखा हमने सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट की क्वांटिटी आप कैसे निकालते हो गाइस. तो फ्रेंड्स अगर आपको कोई भी बुक्स चाहिए सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए. अगर आप वहाँ से बाय करोगे तो आपको अच्छे ऑफर्स और अच्छे डिस्काउंट मिलेंगे गाइस. अगर आप एक साइट इंजीनियर हो तो आपको मेजरमेंट टेप की ज़रूरत है गाइस. उसकी भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गाइस अच्छे ऑफ़र और डिस्काउंट्स के साथ. अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको कैल्सी चाहिए तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है गाइस. बहुत ही अच्छे ऑफ़र शुरू है अभी. अगर आपके घर में कोई वाटरप्रूफिंग का प्रॉब्लम हो तो उसका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है गाइस. अच्छे रिव्यूज़ है उसके, आप देख सकते हो. नीचे मेरे लिंक से बाय करना. तो फ्रेंड्स मैंने कहा था वीडियो को एंडिंग तक देखना, वीडियो को स्किप मत करना. वीडियो के एंडिंग में मैं आपके साथ कुछ थंबनेल डिस्कस करूँगा इस जो भी स्ट्रक्चरल लेआउट प्लान है और वर्किंग ड्राइंग है उसके बारे में गाइस. अगर इसमें जो भी थंबनेल से एज ए साइट इंजीनियर जब आप परचेस ऑर्डर बनाते हो गाइस तब आपको इसकी पूरी क्वांटिटी निकालनी होती है बार बेंडिंग शेड्यूल के हिसाब से. स्टील क्वांटिटी केजीज में या टन्स में निकालनी होती है गाइस. और उसकी जो भी परचेस ऑर्डर है वो आपको ऑफिशियल जो भी परचेस डिपार्टमेंट है आपको वहाँ पर सबमिट करनी होती है गाइस. पूरी क्वांटिटी आपको निकालनी होती है बीम शेड्यूल की. और उसका जो भी कटिंग लेंथ है वो आपको फोरमैन के पास जो भी वर्कर्स है आरसीसी कॉन्ट्रैक्टर के, उनके जो भी फोरमैन है वर्किंग में लेबर्स है उनके पास वो
बार बेंडिंग शेड्यूल की क्वांटिटी बतानी होती है, इसका कटिंग का लेंथ होती है चाहिए वो बार बीम के लिए कटिंग लेंथ निकालनी होती है। तब आपको उसकी जो भी बार बेंडिंग शेड्यूल में जो भी आपकी शेप्स होती है, स्टीरअप्स होती है, लेंथ ऑफ स्टील होती है, वो आपको साइट जो भी वर्कर्स है साइट के लिए, वो बार बेंडिंग वाले जो भी लेबर्स है वहाँ पर उनको डिटेल में समझाना होता है गाइज, क्योंकि वेस्टेज ना जाए स्टील बार में कोई। ओके, स्टील के लिए कोई भी वेस्टेज नहीं होने चाहिए, स्क्रैप मटेरियल ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, उसके लिए आपको डिटेल में वो सारी चीज़ें बतानी होती है गाइज, जो कि इम्पोर्टेंट होती है एक साइट इंजीनियर, सिविल इंजीनियर के लिए। जब आप साइट पे वर्किंग करते हो तब स्टील की पूरी डिटेल बार बेंडिंग शेड्यूल के हिसाब से आपको जो भी वर्कर्स है उनको बतानी होती है गाइज, जो कि इम्पोर्टेंट होती है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आनी चाहिए गाइज एक साइट इंजीनियर को, सिविल इंजीनियर को। अगर आप फ्रेशर हो तो आनी चाहिए। और एक ट्रिक है गाइज, जब आप फाइनल स्लैब का डिज़ाइन करते हो तब आपको पूरा डिज़ाइन चेंज होता है गाइज। अगर आप टेरेस प्लान का स्टील की क्वांटिटी और कंक्रीट की क्वांटिटी निकाले होंगे तो अब उसकी स्टील की क्वांटिटी कम होगी गाइज, क्योंकि उसमें लोडिंग की वजह से जो भी स्टील के डायमेंशन है उसके डेड लोड है, लाइव लोड तो कम होगा गाइज ऊपर, बस विंड लोड और अर्थ के लोड का विंड लोड ज़्यादा आ जाएगा। उसके लिए स्टील की क्वांटिटी कम लगेगी और कंक्रीट के वॉल्यूम भी आपको कम लगेगा। उसके लिए आपको स्टील की क्वांटिटी आपको एक बार सही से देख लेना, आपका जो भी स्टील पिछले स्लैब का बचा हुआ है उसको एडिशन करके ही मंगा लेना गाइज, ऑर्डर करना, क्योंकि आपने ऑर्डर किया पिछले स्लैब के हिसाब से तो वो वेस्टेज जाएगा गाइज, स्लीब जो भी स्टील मंगाए हो तो वेस्टेज नहीं जाना चाहिए। ओके, इम्पोर्टेंट होता है हर एक साइट इंजीनियर के लिए। टेरेस प्लान का डिज़ाइन हो, स्लैब का कास्टिंग हो, तब आपको अच्छी तरह से स्टील की क्वांटिटी मंगा लेना गाइज, ऑर्डर करना। कोई भी स्क्रैप मटेरियल साइड पे वेस्टेज नहीं होना चाहिए, स्क्रैप मटेरियल ज़्यादा नहीं निकलना चाहिए, तो उसकी जो भी कंक्रीट की वैल्यू है वो कम आ जाएगी, क्योंकि वहाँ के टेरेस स्लैब है वो कम हो गए होंगे गाइज। टेरेस स्लैब कैंटिलीवर सेक्शन वो कम हो जाएंगे, कैंटिलीवर बीम की जो भी स्टील की क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी गाइज। यहाँ पर आप देख सकते हो टेरेस प्लान में आपको टेरेस के जो भी वो चीज़ें वो नहीं आ जाएगी, उसके लिए आपको क्वांटिटी अच्छी तरह से निकालनी होगी गाइज। स्टील की क्वांटिटी, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट की क्वांटिटी, कोई वेस्टेज ना जाए ना पाए। ओके, जब आप कास्टिंग के टाइम आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए गाइज, एक साइट इंजीनियर, सिविल इंजीनियर के लिए इम्पोर्टेंट होती है गाइज। ओके, तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। जो भी हमने थंब रूल से डिस्कस किए, जो भी ट्रिक्स हमने बताए, इंटरेस्टिंग फैक्ट हमने साइट इंजीनियर के बारे में बताई, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले गाइज। और आने वाले टाइम में ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा गाइज। तब तक के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना गाइज। ओके।